0 FM झुंझुनू से मैं हूँ। आपको रोज एक बार आकर के बोल दे। तो आज मेंटल हेल्थ को लेकर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे। उसका मन चोटिल हुआ लेकिन दिखाई दिया एग्जैक्ट। हमारे कहने की बात यही है, चोट तो कहाँ लगी थी। जब भी किसी ह्यूमिलिएशन से गुजरता है तो उसके साथ में दो ऑप्शन होते हैं, एक पॉजिटिव होने का और एक नेगेटिव होने का। सबसे अच्छे से बात करता था, फिर क्या हुआ, चिड़चिड़ापन। और कैपेबिलिटी तो सभी बच्चों की एक जैसी ही होती है, फर्क पड़ता है हमारी थिंकिंग का। हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य है, तो आप लोगों का माइंडसेट जो है वो बहुत यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे क्या नाम है आपका? यशस्विनी। बहुत ही यशस्वी एनलाइटेंड जवाब था। और शेयर करना 50% समाधान है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आप कैसा भी फील करें, अगर ये लाइन आपके दिमाग में आता है कि मैं समाधान की तरफ बढ़ूं, उसके लिए मुझे सिर्फ शेयर करना है और आधा उसका समाधान हो जाए। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि नीट जेईई करना ही हमारा उद्देश्य है। दुनिया में और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला, तबला बजा के भी, सारंगी बजा के भी, चित्रकारी करके भी मिला है। तो किसी ने बोला यार तू कर सकता है, तेरे में वो बात है। उन नेगेटिव थॉट प्रोसेस को साइड करके आपकी पॉजिटिविटी को रिफाइन करके आपको महसूस कराने वाले कोई भी हो सकते हैं। आपका क्लासमेट हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। सर, उसके कॉन्फिडेंस को चोट लगी। केवल कोई बहुत अच्छा कर रहा है उससे ईर्ष्या करना और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए नकारात्मक विचार रहना आपकी जिंदगी में कभी फायदेमंद नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमने उसको कैटेगराइज कर दिया कि वो अच्छा है और वो बुरा है। होता क्या है, जैसे यशस्वी ने बोला, स्टिग्मा, दूसरा क्या कहेगा, इस डर से बहुत से बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स, टीचर्स या हम सभी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बालोटिया जी ने और भूपेश जी ने बहुत सी चीजें बताई हैं, पूनिया जी ने भी। आप लोग अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स और विद्यार्थी, प्रार्थना सभा में शेयर करें। असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो ये प्रेशर क्रिएट होता है, अरे एक टीचर ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो फिर सेकंड, बच्चे का ही मन नहीं है, बच्चा करना ही नहीं चाह रहा। वो चाहता है कि मैं एकेडमिक्स के अलावा अदर स्किल्स अपने डेवलप करूं, बट अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट। 0 FM झुंझुनू से मैं हूँ। अक्सर कभी आप लोगों ने FM पे सुना होगा, तो हमें लोग आप लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि आप लोग यूथ हैं, हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य है। तो आप लोगों का माइंडसेट जो है वो बहुत यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें। Good morning, sir. I am Harshita Chaudhary from Divine International School. Good morning, sir. I am Kanishka Mehra from Divine International School. ऑलराइट, डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ बच्चे जुड़े। यस। Good morning, all of you. Myself, Rhythm from Oxford International School. Good morning, sir. I am Kartik Sharma from Akash Academy Senior Secondary School. Mukesh Kumar Javed, Yuvrastar Junior. वेलकम सर। Good morning, one and all present here. I am Lucky from Mahatma Gandhi Government School, Kidasi. This is Bhavita Verma, representing GD Modi Public School. आज के इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मेंटल हेल्थ को लेकर आज का ये जो संवाद है, ये कार्यक्रम जो है वो आप लोगों के बीच में जो है वो हम लोग लेकर आए हैं। क्यों जरूरत है इस कार्यक्रम की, ये हम सबको पता है। हर चीज के बारे में दुनिया में बात होती है। हम हमारी पढ़ाई को लेकर बातचीत करते हैं, हमारी सक्सेस को लेकर बात करते हैं, फेलियर्स को लेकर बात करते हैं, पर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, उसके बारे में बातचीत बहुत कम हो पाती है। तो आज मेंटल हेल्थ को लेकर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। मेरा परिचय जैसे कि कविश जी ने दिया, मेरा नाम भूपेश दीक्षित है। मैं बाय ट्रेनिंग, बाय एजुकेशन एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मेंटल हेल्थ क्या होता है, उसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए, और तो उसको लेकर के काम करता हूँ राज्य सरकार के साथ में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में। और साथ ही साथ में जो एक और बड़ी समस्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसको एक क्लास की तरह मत लीजिएगा,
बस आराम से सुनिए, देखिए, समझिए और फिर इंटरेक्शन होगा। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हम इसके ऊपर समझ पाएंगे। ठीक है, बस ये टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। अब ये देखिए, एक इंसान की लाइफ में जब भी ह्यूमिलिएशन होता है तो दो सिचुएशंस क्रिएट होती है, या तो इंसान पॉजिटिव हो जाता है या इंसान नेगेटिव हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, कि हम कितने स्ट्रांग हैं। यदि हम स्ट्रांग हैं तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और यदि हमारा माइंडसेट वीक है किसी भी कारण से वो तो हम लोग नेगेटिव चीजें करना शुरू करते हैं। बस उसी टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। उसके बाद में तुलसीदास जी आए और उन्होंने एकांत में बैठ के इसके बारे में सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। बस उसी टाइम के बाद में तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद में एक सन्यासी बने, और इतने बड़े साधु, इतने बड़े महात्मा बने कि उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को लिखा, और उसके साथ साथ में हनुमान चालीसा लिखी, बजरंग बाण लिखा, हनुमान वाहक लिखा, और बहुत सारी कविताओं की उन्होंने रचना की। तो लाइफ में इंसान जब भी किसी ह्यूमिलिएशन से गुजरता है तो उसके साथ में दो ऑप्शन होते हैं, एक पॉजिटिव होने का और एक नेगेटिव होने का। तो हम लोगों को क्या होना है? पॉजिटिव होना है। चलिए, ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। अब हम चलते हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर पवन पूनिया सर हैं, डिप्टी डायरेक्टर चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट, झुंझुनू। ये एलपीजी का दौर मानते हैं। इसके बाद में जो ये सोशल मीडिया का एक्सप्लोरेशन हुआ है, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत समझी जाने लगी। जहाँ तक कि चाइल्ड राइट्स की बात है तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चों के अधिकारों के बारे में समझा जाता है, बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया जाता है। हर शरीर में एक ओरा होता है, ओरा जो हमारे देवताओं के पीछे हम देखते हैं ना, वाइट वाइट, पीला पीला, हनुमान जी का यदि हम चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, उनके पीछे है ना, भगवान श्री राम को हम देखते हैं तो उनके पीछे एक ओरा होता है। समझ रहे हैं आप? बीके शिवानी कहती हैं, मतलब ब्रह्म कुमारी कहती हैं कि ये ओरा हर व्यक्ति में होता है, हर शरीर में होता है। शर्त ये है कि उसको हम एक्सप्लोर कितना कर पाते हैं, उसको कितना निकाल पाते हैं। हर वर्ड्स में एनर्जी होती है, वो एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और उन वर्ड्स को हम किस तरह से लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इन वर्ड्स को हम यूज़ करने लग जाते हैं, हम ऑटोमेटिक वैसे बनते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस टाइप के, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, और वैसे ही हमारी एक्टिंग हो जाती है, वैसे ही फिर हमारी थिंकिंग भी हो जाती है, और फिर उनका रेगुलाइजेशन हो जाता है। जैसा सर बता रहे थे, चैनलाइजेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का चैनलाइजेशन हो जाता है उस तरह का। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी तो सभी बच्चों की एक जैसी ही होती है, फर्क पड़ता है हमारी थिंकिंग का। जैसे वो फोटोज दिखाए थे, एग्जाम्पल दिखाए थे कि वो नर्वसनेस के शिकार थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी वर्ड्स हैं, इनको यूज ही नहीं करना है हमें कभी भी। फिर हमें मेंटल हेल्थ की या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जैसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, और फिर वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। एजुकेशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, और मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। उससे अच्छी डेफिनेशन मुझे, चूँकि सोशलॉजी का स्टूडेंट हूँ, उसी में एमफिल, उसी में पीएचडी, है ना, तो एजुकेशन का मतलब है बच्चे के शरीर, मन और आत्मा। आप नोट कीजिए, बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में निहित, बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुण, मीन्स बच्चा बाय बर्थ सर्वोत्तम गुणों से आविष्टित होता है। बच्चे में वो गुण होते हैं, सर्वोत्तम गुण, उनका सर्वांगीण विकास करना, इसको हम एजुकेशन कहते हैं। अब उस एजुकेशन में रोल पेरेंट्स का भी होता है, सोसाइटी का भी होता है, टीचर्स का भी होता है, अपने कलीग्स का भी होता है, अपने साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, जो अपने साथी हैं, उनका भी होता है। छोटी छोटी बातों में बच्चे गुस्से हो जाते हैं और बड़ा बड़ा क्राइम कर देते हैं। और फिर कई बच्चों को देखते हैं जब नंबर कम आ जाते हैं या फिर नीट जेईई में फेल हो जाते हैं तो फिर सुसाइड कर लेते हैं, एक एक दो दो बच्चे पेरेंट्स के। तो कहने का मतलब वो संस्कार हमारे नहीं रहे। अरे भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि नीट जेईई करना ही हमारा उद्देश्य है। दुनिया में और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तबला बजा के भी लोगों ने भारत रत्न जीता है कि नहीं जीता? भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला? तबला बजा के भी, सारंगी बजा के भी, चित्रकारी करके भी मिला है कि नहीं? समाज सेवा करके भी मिला। जरूरी थोड़ी है कि सभी डॉक्टर और इंजीनियर ही बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
समाज में हमारे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको हमें सीखना होगा, उनको हमें पुनर्जीवित करना होगा। और इतना अच्छा और सुंदर प्रोग्राम 90.0 FM ने ऑर्गेनाइज किया है इन बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। डॉक्टर साहब को बुलाया है, कमलेश सर को बुलाया है। बच्चे जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे अपने सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर PL बालोटिया जी हमारे बीच में हैं। एक लेवल तक जो स्ट्रेस है वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, और ये प्रूव्ड चीज़ है। यक्स और डॉडसन का एक जो मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला जिन्होंने दिया था, ये प्रूव्ड चीज़ है कि अगर वो स्ट्रेस नहीं हो तो अपन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे नहीं देंगे। तो स्ट्रेस बेनिफिशियल कैसे हुआ? स्ट्रेस से बॉडी का अराउजल सिस्टम एक्टिवेट होता है। अराउजल सिस्टम में वो सारे केमिकल हैं जो अपनी एफिशिएंसी को अपने को महसूस कराते हैं। मेरे अंदर क्या क्षमता है वो कौन महसूस कराएगा? वो न्यूरोकेमिकल्स हैं जो आपकी एफिशिएंसी को महसूस कराते हैं। वो मैक्सिमम कब निकलेंगे? जब एक लेवल तक स्ट्रेस होगा, तभी आपका फोकस बढ़ता है। एग्जाम के दिनों में फोकस अलग होता है ना, लेकिन उस लेवल से ज़्यादा का स्ट्रेस है तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लग जाती है। उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। डिस्ट्रेस की तरफ जाने के लिए क्या क्या थॉट प्रोसेस है? एग्जाम से रिलेटेड करें तो, एग्जाम से रिलेट करें तो क्या चीज़ है? मार्क्स कमाएं तो क्या होगा? जो नेगेटिव अपन रिजल्ट के बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, वो थॉट प्रोसेस आना शुरू होता है। उस स्ट्रेस को आने से नहीं रोक सकते, पर उस थॉट प्रोसेस को डाइवर्ट किया जा सकता है। कैसे? किसी ने मेरे को निकम्मा बोला तो अंदर से ऐसे कुछ लगेगा ना कि यार गड़बड़ है, यार मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। और किसी ने बोला यार तू कर सकता है, तू तेरे में वो बात है, तू 9th में मैं देखा कि तू हाफ ईयरली तक कमाल करता था यार, एनुअल एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ हुई है, इस बार वो गड़बड़ नहीं करनी है। क्या उन दिनों तूने एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई नहीं की? यूट्यूब पे तू मैं देखता था, तू बहुत वीडियो अपलोड करता था, तू थोड़ा डाइवर्ट हो गया, तेरी एनर्जी अलग है। ये वो जो चीज़ है, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। उन नेगेटिव थॉट प्रोसेस को साइड करके आपकी पॉजिटिविटी को रिफाइन करके आपको महसूस कराने वाले कोई भी हो सकते हैं। आपका क्लासमेट हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। पर ये जो यहाँ तक जो चीज़ थी उससे आगे अगर नहीं जाए वो स्ट्रेस, उसके लिए कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। पर ये पॉसिबल है, क्योंकि जो पसंद है वो आपके सामने आएगा तो उसको लेने का मन करेगा। आपका ब्रेन हाईजैक हो जाएगा और आप डिजिटली एडिक्ट हो जाएंगे। कंपटीशन के जिस फेज में आप हो, अगर आप इस चीज से बचे रह गए तो कंपटीशन बहुत ईजी है, क्योंकि आपके साथ ही जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं? 8 घंटे पढ़ने को मिले अपने को, मैं 4 घंटे तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, और ये 8 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के कर रहे हैं। तो नो डाउट इनको कंपटीशन इनके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर न्यूट्रल होके देखा जाए तो कंपटीशन टफ हुआ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो प्रतिद्वंदी बोले तो जो 7 एग्जाम देने वाले हैं, वो ज़्यादातर लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों से बच के और पढ़ाई को 8 के बजाय मैं कह रहा हूँ 6 घंटे दे दो तो भी 2 घंटे उनसे ज़्यादा हो। तो डिजिटली एडिक्ट होने से अपने आप को बचाने के लिए इसका साइंस समझ के काम करना है। अपने को यूट्यूब वाले को मिलेनियर नहीं बनाना है, अपना कैरियर तय करना है। और वो आप अपनी प्रायोरिटीज तय करके देख सकते हैं कि जब आप 15 दिन बिना इस सोशल मीडिया के साथ होके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब मेरा फोकस है वो बदलने लग गया है। और साइंस के हिसाब से 21 दिन में तो कोई भी हैबिट को बदला जा सकता है। ये जो बेसिकली मैं, क्योंकि इन चीज़ों को डेली डील करता हूँ और इनके पीछे का साइंस मैंने पढ़ा है, और आप जैसे बच्चे जो इस तरह की इश्यू लेके आते हैं, जब वो मिलते हैं और अपना फीडबैक जब बदलाव आता है उसके बाद का देते हैं, तो मेरा भरोसा इन चीज़ों पे और बढ़ता जाता है। तो अभी जो एग्ज़ाम का टाइम है, तो प्लीज़ डिजिटली जो भी आपका स्क्रीन टाइम है उसको आपको खुद को कम करना है। वो माहौल आपको खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि
ज़्यादातर अपन लोग हैं वो इन सारी जितने भी लोग सोसाइटी में हैं वो काफ़ी लोग इसकी गिरफ्त में हैं। अपने को उन सारी चीज़ों से बच के फोकस्ड होते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं ये एक ओरिएंटेशन था स्लीप और जो मेंटल हेल्थ का है उस सवाल पे आता हूँ। जब भी मेरी परसेंटेज में कोई डाउन होता है तो मुझे पेरेंट्स मुझे कुछ कहते हैं कि तुम्हें और अच्छा करने की ज़रूरत है, या फिर तुम पिछली बार से भी डर जा रहे हो, या फिर तुम कम करो। मुझे फील होता है उसको, मुझे हर्ट होता है कि सब मुझे डांट रहे हैं और मेरा मन करता है कि बस मैं रो घुस रही। तो मैं क्या करूँ? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं 9th क्लास में थी, क्योंकि अभी भूपेश सर ने बोला कि प्रतापगढ़ का नाम लिया है, वो एक बैकवर्ड एरिया, तो वहाँ पे भी मतलब ऐसी प्रैक्टिस मैंने देखी है, मैंने प्रैक्टिस की मतलब बहुत ज़्यादा हर्टिंग है। तो उसको उस इन्वायरमेंट में रह के मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें होती होंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा गूगल करती थी, जैसा कि आप यहाँ पे बोला कि करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं मेंटल इश्यूज़ के बारे में गूगल करती थी, तो उस डिजीज़ के नाम पे पता चले जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसकी वजह से वो मतलब वो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग शेयर करती थी मेरी, वो भी इसी प्रैक्टिस के अंदर एक प्रैक्टिस थी। उस टाइम पर मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो इंडल्ज हो गई और उसकी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। जस्ट वो एक बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे मेंटल हेल्थ और इन सब की बातें नहीं होती है। तो उस चीज़ को लेके अब मेरे दिमाग में ये एक बन गया प्रेशर कि जब भी मुझे कुछ भी गंदा फील होता है तो मुझे बस वही चीज़ याद आती है कि ऐसा हो जाएगा, या फिर जो मेरे मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि इसको कैसे हटा सकती हूँ, क्योंकि ये है एक प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर एक के रूप में आ जाती है मेरे परफॉर्मेंस में। नहीं, ये वो सवाल मैं जवाब नहीं दे रहा, ये वो सवाल है जो वैष्णवी ने रखा है। मैं एक्चुअली इसी चीज़ की बात कर रहा था। जो आपके सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना है, आप यहाँ से ये मैसेज लेके जाना है कि अगर किसी आपके नियर डियर के साथ ऐसा इश्यू हो तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे उसको अपनी जगह होके देखेंगे कि अगर ऐसा किसी के साथ हो तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ, या मुझे उसकी बात कैसे समझनी है, मैं कैसे उसको रियलाइज़ कराऊँ कि वो आपको वो कैंडिडेट माने कि हाँ ये वो है जिससे मुझे मेरी बात कहनी चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट के बीच वैष्णवी ने जिस तरीके से बात रखी है, ये वाकई उस चीज़ को बताता है कि हाँ, ये जो नज़रिया अपन अपने अंदर लाएंगे तो अपन उन चीज़ों को शेयर करना सीखेंगे। और शेयर करना 50% समाधान है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप कैसा भी फील करें, अगर ये लाइन आपके दिमाग में आता है कि मैं समाधान की तरफ बढ़ूं, उसके लिए मुझे सिर्फ शेयर करना है और आधा उसका समाधान हो जाए। मंच पर उपस्थित राजन जी, चौधरी सर, बालुटिया जी, पवन जी, चंचल मैडम, मोनिका मैडम, एंकरिंग करे कबीर जी, हमारे बेस्ट इवेंट मैनेजर विकास जी, मोहन जी जिनको मैं जानता हूँ, उपस्थित हमारे अध्यापकगण और विद्यार्थी। बालुटिया जी मनोचिकित्सक हैं, तो जो अपने को उस दुनिया में लेके मैं भी काफी गंभीर हो गया था। मुझे लग रहा है कि सेशन बहुत ही गंभीर हो गया, लंबा चला, सोचते चले गए। सर आप तो हमें समझा रहे थे बीच में ये कि आपको मेंटली कैसे तैयार रहना है, लेकिन हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, उसी दुनिया में चले गए मेंटली जहाँ में नहीं जाना चाहिए था। आपकी बातें सुन मैं हल्की फुल्की 2-3 बातें आपको मेरे को शेयर कर। अभी एक बेटी ने कहा मेरे नंबर कम आते हैं तो मेरे मम्मी पापा डांट देते हैं कि इस बार टेस्ट में क्या हो। मैं हमेशा कई बार सोशल मीडिया पे भी लिखता भी हूँ, आदमी व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ये 3 शब्द मैं हमेशा काम में लेता हूँ। आप उठते हो सुबह, अभी बच्चों ने कहा मेडिटेशन, ये इतना गहरा शब्द है। मेडिटेशन हम बोल लेते, करना इतना आसान नहीं है। ध्यान लगाना बहुत गहरी प्रक्रिया है, लेकिन आप इतना तो कर लीजिए, सुबह उठते ही आँख खुलते ही बैठ के बिस्तर पर 2 मिनट 3 मिनट बंद आँख करके कुछ अच्छा सोचिए। रात को मुझे गहरी नींद आई, भगवान का धन्यवाद, और मेरा दिन अच्छा निकलेगा, इसके लिए मैं भगवान से मैं दुआ मांगता हूँ। किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, नकारात्मक विचार नहीं आने दें। और पढ़ने के लिए ये जो टाइम बाउंड में मेरा मानना ये है कि जो बच्चे कहते हैं वो 16 घंटे पढ़ता है, वो 18 घंटे पढ़ता है, वो 10 से 4 सोता है रात को, आपको 6 घंटे 7 घंटे 24 घंटे में जब अच्छी नींद आती है
वो लेनी चाहिए। किसी के दूसरे से मत पूछो कि तू कितने बजे सोता है, 11 बजे। तो रात को नींद आने लगी 9 बजे और आप 11 बजे तक संघर्ष कर रहे हो, पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आता। बहुत से स्टूडेंट हैं, हमारा अनुभव है, जिनको रात को 9 बजे नींद आती है, 3 घंटे सोने की छूट दे दो, 12 बजे आंख खुलेगी, पढ़ना शुरू कर देंगे, पूरी रात पढ़ लेंगे। वो रात को नहीं पढ़ सकते। और बहुत से ऐसे हैं जो रात को 2 बजे तक पढ़ लेंगे, लेकिन फिर कहते हैं सुबह जगाना है। तो ये आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आदत पर है। आप ये तय कर लें कि मुझे पढ़ना इतने समय है, सोना इतने समय है। जब अच्छी नींद आती है उस वक्त सोइए, और जब आपका जगने का समय होता है उस वक्त जागिए। बहुत लंबे लंबे सेशन हो लिए, और आपको आगामी परीक्षा की शुभकामनाएं देते हुए प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए और दूसरे की तुलना कीजिए इतनी ही जितना आप उसकी तरह श्रेष्ठ बन सको। केवल कोई बहुत अच्छा कर रहा है उससे ईर्ष्या करना और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए नकारात्मक विचार रहना आपकी जिंदगी में कभी फायदेमंद नहीं होंगे। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को आमंत्रित किया और आप सब लोग पूरी टीम सहित यहाँ आए और मन संवाद कार्यक्रम पे आप लोगों ने पूरे ध्यान योग से बात सुनी। वो नंबर एक बार पुनः दिखा दे। ये जो टेलीमेडिसिन के नंबर हैं ये कृपया अपने मोबाइलों में नोट कर लें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बालोटिया जी ने और भूपेश जी ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, पूनिया जी ने भी। आप लोग अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स और विद्यार्थी प्रार्थना सभा में शेयर करें जाके, क्योंकि हम इतने बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ लिमिटेड बच्चों को हम बुला के बात इसलिए की कि आप अपने विद्यालयों में जाएंगे और जाके ये चीज़ वहाँ शेयर करेंगे। विशेष रूप से ये नंबर जो 2 नंबर दिए हुए हैं वे उनको बताएं। विद्यालय में भी टीचर्स अपने विद्यालय में लिखवाएं बाहर, और कोशिश करें कि यदि किसी प्रकार के बच्चों को इस तरह की समस्या आती है तो वो उन नंबर पे फ़ोन करें, बात करें, आपस में आप लोगों के साथ बात करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। 90.0 FM में आप संपर्क कीजिए, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से भी इसमें आपको मदद मिलेगी। हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसे जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पे हम बच्चों के साथ समय समय पे बात करें। समाज के अन्य विभिन्न वर्ग के साथ भी हम बात करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम आम जन की जिंदगी में अच्छा सहयोग प्रदान कर सकते हैं कि बेहतर जीवन कैसे हो, वो हम बनाने का एक प्रयास करते हैं। हमारा यही प्रयास है। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, विशेष रूप से गेस्ट का जो आए और अपनी बात कही। आप लोगों ने भी बहुत लंबे समय 2 बजे तक का समय था और अभी भी 3 बजे जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ बने रहिए। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।